श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 84 to 85 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मैक और कृष्णा वहां खड़े हुए थे और कृष्णा अपने सभी सामान को समेट रही थी। पीछे मैक खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था क्योंकि कृष्णा अपने कपड़ों से ज्यादा अपने टेडी को संभाल कर रख रही थी। कृष्णा दरअसल कपड़े तो रखी नहीं रही थी, वह सिर्फ अपने टेडी और बाकी के बेकार सामान को रख रही थी। ये सब देखकर पीछे खड़ा मैक को चिढ़ हो रही थी। अब जब मैक और देर सहन नहीं कर पाता है तो झटके से कृष्णा से उसका बैग छीनते हुए कहता है, तुम ये क्या बेकार की चीजें भर रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम केवल अपना जरूरी सामान लेकर मेरे साथ चलो, लेकिन तुम तो ये बेकार गुड्डे गुड़ियों को रख रही हो। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? कृष्णा मैक के इतना जोर डांटने से डर जाती है और उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। उसकी आंखें भी भर आती है। जब मैक देखता है कि कृष्णा अब बस रोने ही वाली होती है तो मैक गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कृष्णा की तरफ देखता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, अब रोना मत शुरू करना। तुम्हें जो भी लेना है वह ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कृष्णा मैक से नाराज होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अगर मैं तुम्हारे पास गई तो तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डांटोगे। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह अपने सामान को निकालने लगती है। मैक जब देखता है कि यह लड़की फिर से नाराज होकर उसके साथ जाने से मना कर रही है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कृष्णा से को बड़े प्यार से मनाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें डांटा ना तो तुम भी बदले में मुझे डांट लेना, लेकिन अभी जल्दी से सामान पैक करो, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। कृष्णा, मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है तो तुम थोड़ा जल्दी करो। कृष्णा अपना मुंह फूलते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा जरूरी है तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर कृष्णा बेड के दूसरे साइड पर बैठ जाती है। अब मैक का सब्र जवाब दे चुका था। वह काफी देर से कृष्ण को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण हर बार एक नए तरीके से उसे नाराज हो जाती थी। वह गुस्से से कृष्णा की तरफ आता है और फिर गुस्से से कृष्णा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कृष्णा अपना सामान पैक कर रही हो या नहीं? पर कृष्णा उसके सवाल का जवाब ना देते हुए अपने मुंह को दूसरी साइड कर लेती है। ये देखकर मैक अपनी हाथों की मुट्ठियों को भेज लेता है और फिर एकदम से गुस्से में आकर कृष्ण के बाहों को पकड़कर उसे खड़ा करता है और एक झटके में उसे अपने कंधे में उठकर बाहर की तरफ चल देता है। वही कृष्ण को तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह अचानक से उसके साथ क्या हो गया। जब कृष्ण को समझ आता है तो वह अपने हाथ पैरों को चलते हुए कहती है, तुम गंदे इंसान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत अपनी माँ से करूंगी। कृष्णा जितना ज्यादा मैक से ना जाने के लिए कह रही थी उतना ज्यादा ही मैक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसकी पकड़ कृष्णा पर मजबूत होती जा रही थी। कृष्णा एक झटके से ले जाकर कृष्णा को गाड़ी के बैक सीट पर गिरा देता है और फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर खुद भी उसने बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा करता है। वही कृष्णा जोर जोर से रोते हुए अपने हाथों को मैक के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में कृष्णा वापस मैक के विला में पहुंच जाती है। मैक उसे फिर से अपने कंधों में आकर अपने कमरे में वापस ले आता है और उसे जोर से बिस्तर पर पटक देता है और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब अगर एक शब्द भी तुमने और कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें इस तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। तुम्हारी एक भी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी और तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। जैसे ही कृष्णा मैक की धमकी सुनकर सच में डर जाती है, क्योंकि उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था और इस वक्त हुआ है तीसरी मंजिल पर मैक के कमरे में थी, इसलिए वह अपने होठों पर उंगली रखकर बच्चों की तरह चुप होने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी हिचकियां इतनी तेज हो जाती है कि वह चाहकर भी चुप नहीं हो पा रही थी। वही मैक जब उसे इस तरह से रोते हुए देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और वह तुरंत कृष्णा को अपने गले लगाते हुए कहता है, तुम पागल लड़की, मुझे हमेशा गुस्सा दिलाने का काम ही क्यों करती हो? अच्छा ठीक है, चुप
हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं फेंकूंगा। पर कृष्णा मैक के शब्दों से इतना डर जाती है कि उसकी हिचकियां बंद ही नहीं होती है। अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वह गहरी गहरी सांस लेते हुए रोए जा रही थी। अब मैक जब उसे इस तरह से रोते हुए देखा है तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है और वह उसे मनाते हुए कहता है, कृष्णा ठीक है, मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर तुम रोना बंद कर दो, तुम गुस्सा हो तो मुझे मार भी सकती हो, लेकिन तुम पहले चुप हो जाओ। कृष्णा धीरे धीरे रोते हुए मैक से शिकायत करती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भाला कौन सा हस्बैंड अपनी पत्नी को ऐसे ट्रीट करते हैं। मेरे पापा कभी भी मम्मा से ऐसे बात नहीं करते हैं, वह तो हमेशा ही बहुत प्यार से मम्मा को ट्रीट करते हैं। तुम अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुम बुरे हस्बैंड हो, मैं तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। मैक इस बार कृष्ण को बड़े ही आराम से जवाब देते हुए कहता है, कृष्णा मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा को कैसे ट्रीट करते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही ट्रीट करूंगा, चलो जल्दी बताओ। ये कहकर वह कृष्णा के मन को भटकाने लगता है। कृष्ण मैक की बात सुनकर बताने लगते हैं कि उसके पापा उसकी मम्मा को कैसे प्यार से बात करते हैं और उनकी सारी बातें मानते हैं। मैक भी कृष्ण के बातों को सुनकर कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम्हें बहुत प्यार भी करूंगा। प्यार वाली बात सुनकर कृष्ण शर्मा जाती है और वह शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। जब मैक उसे शर्माते हुए देखा है तो कहता है, अच्छा तो मेरी क्यूट डॉल को शर्माना भी आता है। जब कृष्ण मैक के मुंह से अपने लिए क्यूट डॉल सुनती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है और फिर खुशी से मैक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारी क्यूट डॉल हूँ? मैक भी हाँ मैं सिर्फ हिला देता है। इसे कृष्णा खुशी से उसके गले लग जाती है और फिर मैक से कहती है, तो तुम भी क्या मेरे साथ हमेशा रहोगे, जैसे पापा माँ के साथ हमेशा रहते हैं? कृष्ण की बात सुनकर मैक बड़े प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, हाँ जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम चाहोगी भी मुझे छोड़ना तभी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। यह कहकर प्यार से वह उसके होठों को चूम लेता है। इटली के एक छोटे से कैफे में शेल्वी और लीजा एक साथ बैठी हुई थी। वहीं उन दोनों के सामने ही एक लड़का बैठा हुआ था जो चेहरे से कुछ ज्यादा ही घमंडी लग रहा था। शेल्वी लीजा की तरफ देखकर कहती है, यार ये तो कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफें किए जा रहा है, शक्ल तो उसकी बंदर जैसी है, पता नहीं किसने इसे मॉडल बना दिया। लीजा तुझे इसके सिवा और कोई मॉडल नहीं मिला। लीजा चिढ़ते हुए शेल्वी से कहती है, शुक्र माना कि मैं तेरे लिए एक मॉडल का इंतजाम कर दिया, नहीं तो तुझ से कुछ भी नहीं होने वाला। और अब यह अपने टेढ़ी मेरी शक्ल बनाना बंद कर, नहीं तो तेरी ऐसी शक्ल देखकर अगर यह उठकर चला गया ना तो फिर ले लेना कंपटीशन में भाग। उसकी बात सुनकर शेल्वी जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को ठीक करती है और फिर सामने बैठे मॉडल से कहती है, सर आप समझ गए ना जो भी मैंने आपको समझाया है? वह लड़का बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, यू डोंट वरी, मैंने ऐसे कामों को यूं ही चुटकियों में हैंडल किया है, ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटा काम है। वैसे तो मैं ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट को अपने हाथों में नहीं लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त के इतना इंसिस्ट करने पर मैं मान गया, पर मैं इसके लिए पेमेंट ज्यादा चार्ज करने वाला हूँ और हाफ पेमेंट मुझे अभी के अभी चाहिए। शेल्वी कहती है, सर आप जितना कहेंगे मैं उतना आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही मेरे कपड़ों को रिप्रेजेंट करना होगा जैसे कि मैंने कहा है। वह लड़का थोड़ा उगते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब टाइम बताओ मुझे कितने बजे आना होगा? शेल्वी कहती है, आपको 9 o'clock बजे ही आना होगा, क्योंकि पहले हम एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि बाद में कोई भी मिस्टेक ना हो। वह लड़का शेल्वी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, प्रैक्टिस? वो भी मैं बहुत ही प्रोफेशनल मॉडल हूँ, मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा सो के टाइम पर ही आऊंगा, मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शेल्वी उसे कुछ कहने को हुई ही थी कि वह लड़का जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर कहता है, ठीक है तुम जल्दी से मेरा हाथ पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं कल तुमसे शो के टाइम पर मिलता हूँ। इसके बाद वह बिना शेल्वी की कोई बात सुने तुरंत वहां से निकल जाता है। शेल्वी और लीजा उसे पीछे से जाते हुए देखते ही रह जाती है। फिर शेल्वी लीजा की तरफ मुड़कर कहती है, मुझे तो इस नमूने पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये ठीक से मॉडलिंग कर भी पाएगा या नहीं।
लीजा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी अब डाउट हो रहा है, पर इसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तेरे पास हो तो बता। शेल्वी उसकी तरफ देखते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, अगर मेरे पास होता तो मैं तुझे मदद क्यों मांगती। फिर शेल्वी कहती है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा बहुत भी कर सका तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए लीज एलिजिबल रहूंगी। लीजा शेल्वी की तरफ देखकर कह दी है, अच्छा चल ये सब छोड़ और अब मुझे बता कि तू ठीक तो है ना। मतलब क्रिस्टोफर तेरे साथ ठीक से तो रहता है ना, तुझे परेशान तो नहीं करता ना। और कनक कैसी है। कनक तो ठीक है ना, उसने कनक को तेरे साथ रहने तो दिया ना। क्या हुआ, मुझे याद करती है। फिर शेल्वी कहती है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा बहुत भी कर सका तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए एक लीज एलिजिबल रहूंगी। लीजा शेल्वी की तरफ देखकर कह दी है, अच्छा चल ये सब छोड़ और अब मुझे बता कि तू ठीक तो है ना। मतलब क्रिस्टोफर तेरे साथ ठीक से तो रहता है ना, तुझे परेशान तो नहीं करता ना। और कनक कैसी है। कनक तो ठीक है ना, उसने कनक को तेरे साथ रहने तो दिया ना। क्या वह मुझे याद करती है। शेल्वी लीजा की तरफ देखकर कहती है, कनक बिल्कुल ठीक है और क्रिस्टोफर को कनक के वहां रहने पर कोई भी परेशानी नहीं है। और हाँ, वह तुझे भी बहुत याद करती है, मैं कभी तुझे उससे मिलने लाऊंगी। लीजा भी खुशी से हाँ में सर हिला देती है। लीजा फिर बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या अभी भी ये दोनों हमेशा ही तुम्हारे साथ रहती हैं। शेल्वी बाहर खड़ी साशा और नैन्सी की तरफ देखकर कहती है, हाँ ये दोनों हमेशा ही मेरे साथ रहती हैं और मुझ पर नजर रखती हैं किसी साए की तरह। अब इन्हें देखकर मुझे चिढ़ होने लगी है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। लीजा भी लाचारी से सिर हिला देती है, फिर धीरे से कहती है, हाँ सही कह रही है, ये दोनों देखने से भी काफी खतरनाक लगती है। इन्हें देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान डर ही जाए। ये कहने के बाद वह धीरे से मुस्कुरा देती है। उसकी बात सुनकर शेल्वी भी हल्के से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर और बैठकर वह दोनों इधर उधर की बातें करती है और फिर वापस अपने अपने घर की तरफ चली जाती है। जर्मनी के होटल रूम में इस वक्त क्रिस्टोफर गुस्से में विंडो के पास खड़ा हुआ था। वहीं सोफे पर बैठा जस्टिन उसे न जाने कब से देख रहा था। जब उससे और देर रहा नहीं जाता तो वह क्रिस्टोफर से पूछ ही लेता है, क्या हुआ क्रिस्टोफर, तुम आज इतना गुस्से में हो क्या। तुम अभी भी प्लेन वाली बात को सोच रहे हो। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया था, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, तो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और तुम आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूं, तो पहले चलो और कुछ खा लो, इसके बाद फिर जस्टिन आराम से गुस्सा करते रहना। ये कहकर जस्टिन अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सामने रखे खाने को सर्व करने लगता है। क्रिस्टोफर अभी भी कुछ भी नहीं कह रहा था, वह उसी पोजीशन में खिड़की के बाहर ना जाने क्या देख रहा था। जस्टिन खाना सर्व करके क्रिस्टोफर के पास आता है और फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो बाद में देखते रहना, पहले कुछ खा लो। फिर भी उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देता है और खुद भी उसके बगल के सोफे में बैठकर अपनी प्लेट से उठाकर खाने लगता है। पर क्रिस्टोफर वह प्लेट को हाथ भी नहीं लगाता, वह बैठा हुआ न जाने कौन सी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब जस्टिन उसे इस तरह से खोया हुआ देखा है तो वह परेशान होकर क्रिस्टोफर की तरफ देखा है और फिर चिंता भरे स्वर में पूछता है, क्या हुआ क्रिस्टोफर, कुछ हुआ है क्या। आज तुम कुछ ज्यादा ही खोए हुए हो क्या। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है, बताओ मुझे। क्रिस्टोफर एक नज़र जस्टिन की तरफ देखता है और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़कर बैठ जाता है। वह जस्टिन के किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। जस्टिन अब थोड़ा सा सख्त होते हुए क्रिस्टोफर से कहता है, ठीक है, अब तुम मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता, इसका मतलब अब तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता, क्योंकि पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुमने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई है, लेकिन शायद अब हमारे बीच में वैसी दोस्ती नहीं रही, इसीलिए तुम अब मुझे पता नहीं चाहते। क्रिस्टोफर जस्टिन की नौटंकी देखकर एक गहरी सांस लेता है और फिर कुछ देर उसे देखने के बाद अपनी गहरी आवाज में कहता है, ऑस्टिन शेल्वी से प्यार करता है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर जस्टिन के हाथों से चम्मच गिर जाता है और वह हैरानी भरे शब्दों से क्रिस्टोफर से पूछता है, क्या कहा तुमने, क्या मैंने कुछ गलत सुना है, क्या तुमने अभी यह कहा कि ऑस्टिन शेल्वी से प्यार करता है। क्रिस्टोफर जस्टिन के पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बस उसे अपनी खाली आंखों से देख रहा था। लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकता है, शेल्वी तो तुम्हारी पत्नी है, वह अपने बड़े भाई की पत्नी से कैसे प्यार कर सकता है। ये तो ऑस्टिन गलत कर रहा है, अपने ही बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
क्रिस्टोफर उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहता है, उसे अभी तक यह नहीं पता है कि मैंने शादी कर ली है, वह भी शेल्वी से। ना ही शेल्वी को ये पता है कि ऑस्टिन मेरा भाई है। जस्टिन क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए गंभीरता से पूछता है, तो क्या शेल्वी भी ऑस्टिन को पसंद करती है? मतलब क्या वह भी उसे प्यार? पर इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वह सामने क्रिस्टोफर के एक्सप्रेशन को देख सकता था, जो कि उसके इतना कहते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा डार्क हो चुका था। वह गुस्से से जस्टिन की तरह देख रहा था, मानो कि उसे वार्निंग दे रहा हो कि वह इसके आगे के शब्दों को ना कहे। जस्टिन इस बार हिम्मत करते हुए उससे पूछ ही लेता है, क्रिस्टोफर, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या शेल्वी भी ऑस्टिन से प्यार करती है? अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम ये जानने के बाद भी शेल्वी को अपने पास रखोगे? और जितना मैं ऑस्टिन को जानता हूँ, अगर उसने शेल्वी से सच्चा प्यार किया होगा और जब उसे तुम्हारे बारे में जब पता चलेगा तो वह बहुत टूट जाएगा, वह अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। फिर तुम क्या करोगे? क्रिस्टोफर अपनी कोल्ड हुआ इसमें कहता है, मुझे पता है कि ऑस्टिन अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, पर उसे खुद को संभालना ही होगा, क्योंकि यही सच है और सच कभी नहीं बदलेगा। मैं ऑस्टिन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में शायद ऑस्टिन ही एकमात्र वजह थी मेरे जीने की, मेरे यहाँ तक पहुँचने की। ऑस्टिन को एक अच्छी लाइफ देने की चाह में ही मैंने इतनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। पर इन सब के बावजूद भले ही मैं उससे कितना भी प्यार करूं, पर मैं उसे शेल्वी नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। मुझे नहीं पता कि शेल्वी मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है, पर इस वक्त मैं बस इतना जानता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता, ऑस्टिन के लिए भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शेल्वी किससे प्यार करती है या फिर किस नहीं, वह सिर्फ मेरे पास रहेगी और ये मेरा डिसीजन है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। क्रिस्टोफर की आंखों जो अभी तक खाली थी, उनमें शेल्वी को पाने का एक अलग ही जुनून जस्टिन को दिखाई दे रहा था, जो दिन प्रतिदिन पागलपन का रूप देता जा रहा था। जस्टिन मन ही मन कहता है, अब पता नहीं ये तुम्हारा पागलपन तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा, बस तुम अपने पागलपन में शेल्वी को या फिर किसी और को नुकसान न पहुंचा दो, मुझे इसी बात का डर है। क्रिस्टोफर एक टक जस्टिन की आंखों में देखते हुए ये सब कह रहा था, जिससे ऑस्टिन भी एक पल के लिए डर जाता है, पर फिर वह जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करते हुए कहता है, क्या तुम इस बात से श्योर हो कि वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं? हो सकता है कि यह तुम्हारी कोई गलतफहमी हो, क्या तुमने उन दोनों से खुद पूछा है इस बारे में? क्रिस्टोफर कुछ देर सोचते हुए कहता है, ऑस्टिन के बारे में मुझे पता है कि वह सच में शेल्वी से प्यार करता है, लेकिन शेल्वी से जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था कि ऑस्टिन उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही रहे तो वही उसके लिए अच्छा होगा। ये बात वह बहुत ही दूसरे के साथ कहता है। जस्टिन अब बात को बदलते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, इन बातों को छोड़ और अब खाना खा ले, कल सुबह जल्दी उठकर फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाना होगा। क्रिस्टोफर जस्टिन की बात सुनकर भी खाने को हाथ नहीं लगता है, यूं ही बैठा रहता है। वही जस्टिन जब उसे खाता नहीं देखा है तो वह निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी क्रिस्टोफर ने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला था। थकहार करके जस्टिन कहता है, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम्हें अपना गुस्सा इतना ज्यादा प्यारा है तो फिर बैठे रहो अपना गुस्सा लेकर। ये कहकर जस्टिन उठने लगता है। क्रिस्टोफर उसकी बातों को सुनकर गुस्से से कहता है, ये क्या नाटक है जस्टिन, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चुपचाप बैठो और अपना खाना फिनिश करो, और मुझे भूख नहीं है तो मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करो। पर जस्टिन जब देखा है कि क्रिस्टोफर को उसकी बातों से फर्क पड़ रहा है तो वह जल्दी से कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वह वहां से चल देता है, पर वह जैसे ही गेट तक पहुंचता है उसके कानों में क्रिस्टोफर की आवाज आती है, ठीक है बैठो, मैं खाना खा रहा हूँ। जस्टिन क्रिस्टोफर के शब्दों को सुनकर खुश हो जाता है और फिर अपने तेज कदमों के साथ वापस सोफे में बैठ जाता है और वह दोनों फिर बैठकर अपना खाना फिनिश करते हैं और फिर वह दोनों ही आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह, आज की सुबह बाकी सुबह की तरह ही आम सी थी, लेकिन यह आम सी सुबह आज सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलने वाली थी। किसी के लिए कुछ अच्छा होने वाला था तो किसी के साथ कुछ बहुत बुरा। अब ये तो आगे ही देखने को मिलेगा कि किसको क्या मिलता है। इटली में
इस वक्त शेल्वी उठकर पूरे विला में इधर से उधर घूम रही थी। आज उसके कंपटीशन का मॉडलिंग ग्राउंड था, जिसमें उसे अपने कपड़ों को एक मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करना था, इसलिए इस बार वह थोड़ी सी परेशान थी। इसके कारण सुबह से अपनी चीजों को इधर से उधर रखकर भूल रही थी। ऋषि और कनक जब उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो फिर वह दोनों ही उसके पास आकर प्यार से कहते हैं, आप परेशान क्यों हो रही हैं? देखेगा, आपकी यह वाली डिजाइन बहुत ही बेस्ट है और जब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगी ना तो आप ही जीतेंगे, हमें यकीन है। शेल्वी उन दोनों की बात सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ तुम दोनों ने मुझे कह दिया है ना, तो अब मैं पक्का जीतूंगी क्योंकि तुम दोनों तो मेरे लकी चार्म हो। ये कहकर वह उन दोनों को गले लगा लेती है, फिर उन दोनों से जल्दी से अलग कर होकर कहती है, ठीक है, बाकी का प्यार आकर करूंगी, अभी मुझे जल्दी जाना होगा। या कहकर वह अपने सामान को एक बैग में रखती है और तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। पीछे खड़े कनक और ऋषि जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ऑल द बेस्ट और आज आप ही जीतेंगे। पीछे से स्माइल करते हुए शेल्वी कहती है, थैंक यू। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।